दोपहर 1:30 के बाद कोई हियरिंग नहीं होता है। 11 बजे बैठते हैं, सीआईसी का हम बात बोल रहे हैं। साहब 11 बजे से शुरू करते हैं हियरिंग लेना, और 1:30 के अंदर खत्म उस दिन का काम। तो मेरा सवाल ये है कि जब पहले था, ये हम 2012-13 का बात शायद बोल रहे हैं हम, यार उतना अच्छा तरह से याद नहीं आ रहा। मिस्टर बसंत सेठ साहब थे उस टाइम इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो उस टाइम शाम को 4:30 4:45 बजे तक हियरिंग होता था। तो उस टाइम जब हो सकता था, अभी क्यों नहीं होगा? एक बात। आशीष साहब, दूसरी बात है। आशीष साहब, हाँ हाँ, हाँ सर। हाँ सर। आशीष साहब, हाँ। मैं जब कमीशन में था, मैंने 2008 से 2012 तक था कमीशन में। हम्म। मैंने मिनिमम ये स्टैंडर्ड सेट करवाया था कमिश्नर्स को, सबको कन्विंस करके कि 3,200 कम से कम होना चाहिए। मैं 4,000 बोल रहा था, पर सब लोग माने नहीं, तो 3,200 पे सेट किया था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ एक तो एडिशनल सवाल है, हम जोड़ना चाहते हैं आपका ओपिनियन का साथ। जे सीआईसी का टाइम है सवेरे 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक, इसीलिए उसको सैटरडे को छुट्टी मिलता है। वीकली मैंने 5 डेज अ वीक। तो कमिश्नर साहब लोग आते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ चीफ और कमिश्नर। 11 बजे बैठते हैं कुर्सी में, हियरिंग चालू होता है। तो 9:30 से 11 मतलब 1.5 घंटा यहीं चला गया। उल्टी 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 तरफ देखिए आप, 1:30 बजे का बाद साहब कोई हियरिंग नहीं करेंगे। तो ये जो टाइम है 9:30 से 5 बजे तक, बाकी टाइम क्या करते हैं सब बैठ के? अगर मेरा बोल। मेरा सुझाव यह हाँ। है कि सिविल सोसाइटी वॉलंटियर्स खड़े करे, और रोज कमिश्नर कितने बजे आता है और कितने बजे जाता है ये लिखे, नोट करिए हफ्ता हफ्ता भर, हाँ और ये इसको तो है। पब्लिश करिए। आई सपोर्ट दिस पॉइंट, बट इन और एडिशन टू दिस आई वांट टू से वन मोर थिंग। कुछ दिन पहले मैडम अंजलि भारद्वाज का एक रिपोर्ट आया था। हम लोग को सबको पता है, मीटिंग में उसको प्रेस हुआ था, सीमानंद जी प्रेस किए थे। उसमें मैडम इंस्पेक्शन हुआ था, उसमें देखा गया है ये कौन स्टेट में एसआईसी या सीआईसी का काम का कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब अप टू डेट स्टेटस। उसमें जो एक सवाल नहीं पूछा गया था, हम जो हमारा हिसाब से पूछना चाहिए था। 2019 मतलब 2019 के बाद से लेके आज तक सीआईसी कितना केस में पेनल्टी दिया है, सेक्शन 19(8)(b) को इन्वोक किया है, कितना कितना केस में सेक्शन 20 के इन्वोक किया है? रिपोर्ट में ये भी था, देखा गया है 97% केस में सेक्शन 20 को इन्वोक करना चाहिए था, और सेक्शन 19(8)(b) को इन्वोक करना चाहिए था, लेकिन कमिश्नर नहीं किया है। तो मेरा सवाल यहाँ ये बनता है, तो if I say that the concerned information commissioner square peg in a round hole, will it be inappropriate for this situation? Please explain me, sir. ये क्राइटेरिया ही नहीं है, अभी सिलेक्ट करने को कोई क्राइटेरिया नहीं है। सर जिस सिलेक्ट का बात नहीं बोल रहे, कमिश्नर का ऑर्डर गलत हो रहा है, कमिश्नर का आरटीआई एक्ट का बारे में क्लियर कॉन्सेप्शन नहीं है। देखिए सर, मैं आशीष बता जी, रहा हूँ। आशीष जी, हाँ। ये आप कमिश्नर के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एंड हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी बहुत विपरीत है। हाँ तो जैसे अपने आपका। देश में, अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल एंड जुडिशियल बॉडीज सब समझते हैं कि हम एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, हम सब भगवान हो गए। गिरीश उनसे चंद्र, देखिए सर, अकाउंटेबिलिटी लेना, गिरीश चंद्र ये देश पांडे में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है हम उसको पढ़ा है। हमारा मतलब लिमिटेड नॉलेज में जो हम समझा है जी, इसको रिव्यू करने के लिए प्रेयर करना चाहिए था। ये मेरा इनसफिशिएंट नॉलेज भी बोल सकते हैं। नहीं 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 उसके नहीं, बाद आशीष जी, आशीष जी, सुप्रीम कोर्ट का आप देखें रवैया आरटीआई के बारे में, इट हैज बीन लार्जली नेगेटिव। अगर रिव्यू के लिए कोई जाता, उस टाइम मैं गया था, मैंने दूसरी रूट आउट किया, मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा अजीत पवार का, वो मना किया, तो मैं गया हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला गिरीश देश पांडे इसके लिए नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गया एसएलपी में, मेरे काउंसिल बॉम्बे के रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थे, वो जैसे खड़े हुए एसएलपी में, जो दो जजेस बैठे थे उन्होंने कहा अरे गिरीश देश पांडे हम तो डिसमिस करेंगे इसको। तो नहीं कोर्ट्स, नहीं सर, हम मानते हैं, ये मानते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है जो उस टाइम एक बार गलती हुआ या सही हुआ, जो भी हुआ, एक घटना हुआ है, वो बराबर होते ही रहेगा। देखिए सर, मैं जो कहना नहीं नहीं चाहता हूँ, गिरीश देश नहीं, पांडे आशीष जी, केस में मेरी बात सुनिए। एसएलपी सर, एक मिनट में लेट मी फिनिश। गिरीश देश पांडे केस में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने एसएलपी को डिसमिस किया, लेकिन ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट हैज नॉट डिसाइडेड ऑन मेरिट द केस।
दिस इज माई पॉइंट। माय पॉइंट इज कि अगर इस सिचुएशन में जाएंगे तो कत्ल हो जाएंगे, सरेआम कत्ल हो जाएंगे। सर आज हमारा सुनिए सर, अगर मुर्दा लड़का को गोद में लेके रोने से फायदा है ना, उसको दफना देना ठीक है। अब बोलिए, ये तो मर तो गया है आरटीआई एक्ट, इसको मेरे एकदम हिसाब पूरा से ही मार देते हैं। मेरे हिसाब से पब्लिक को इसका डिस्कशन करना चाहिए। पब्लिक डिस्कशन अगर हुआ, पब्लिक में कुछ सवाल हुआ कि अरे भाई ये दलित देशपांडे गलत है, सुप्रीम कोर्ट का देखने का चीज गलत है, तब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोग आदित्य करते कहाँ हैं, हम लोग आदित्य करते कहाँ हैं, हम लोग पब्लिक को जागरूक करने के लिए काम कहाँ करते हैं। ये जो मैडम अंजुली भारद्वाज जो रिपोर्ट बनाई है, तो उसमें उसका बात तो कुछ करना चाहिए। देखिए सर, हम लोग ग्रुप में है बोल के हम लोग संडे को बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, बोला हम लोग का नॉलेज बढ़ता है, हम लोग को पता चलता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन सब कोई तो नहीं बैठता है ना, मीटिंग में नहीं आता है, जुड़ता नहीं है, बोलो क्या फायदा है भाई, टाइम लॉस है, उसे दूसरा कुछ धंधा काम कर ले। आशीष नारायण जी, अपन और आगे इस पर चर्चा करेंगे। हाँ हाँ हाँ। कैप्टन राहुल रॉय जी हैं, कैप्टन राहुल रॉय जी इस बात पर कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं, कैप्टन साहब। हाँ हाँ गुड आफ्टरनून सर। सर जो अभी शैलेश गांधी सर कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाते हैं, स्पेशली आरटीआई के मैटर में, ये ये बिल्कुल सही है कि जब हम हाई कोर्ट जो है वो थोड़ा बहुत आरटीआई को सपोर्ट भी करते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट में भी जब भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आरटीआई को मैटर को लेके, तो उनके माइंड में पहले से ही उन्होंने अज्यूम कर रखा कि आरटीआई जो लोग यूज करते हैं वो निगेटिव कॉज के लिए ही करते हैं। मैं अभी किसी एक मैटर में रिप्रेजेंट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जल्दी के बात है, 4-5 दिन पहले की बात। मैं अपेयर हुआ, जजेस ने सिर्फ ये पूछा कि व्हाई यू नीड दिस इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा लॉर्डशिप, आई आई एम नॉट सपोज टू टेल कि व्हाई आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, इट शुड बी सप्लाइड। तो कह रहे कि नहीं, द थिंग इज कि वी आर नॉट गोइंग टू लिसन योर मैटर, वी आर गोइंग टू सीधे सीधे उनके माइंड में यही है कि हम डिसमिस करेंगे अगर आरटीआई से रिलेटेड कोई भी मैटर आता है। तो उन्होंने पहले से मेंटल अप्रोच अपनी बना रखी है। तो बेसिक चीज ये है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि अब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ मूव करें, हाई कोर्ट से रिलीफ मिल भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट से तो बिल्कुल रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं है। उसमें भी वही चांस वही चीजें हो रही हैं, जैसे यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल बायसनेस है अपॉइंटमेंट में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। तो अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में भी तो कॉलेजियम है, वहां पर भी भाई भतीजावाद होता है। तो सेम टू सेम प्रोसेस वही है। हमको एज अ पब्लिक आगे आके कुछ करेंगे, जब तक हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे या फिर एक पब्लिक एट लार्ज हम इन्वॉल्व होकर काम नहीं करेंगे और हर जगह रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम कुछ भी करते रहें। और इवन सर, एक मैं अगर कहें तो आप, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, यूपी का एक्सपीरियंस शेयर करूँ। यूपी में जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं वो अपॉइंटमेंट आप देखिए बहुत टाइमली हो जाता है। अगर सर आप एनालाइज करेंगे तो यूपी में कभी भी सीट्स खाली नहीं रहती है लॉन्ग टर्म के लिए। खाली क्यों नहीं रहती? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग जो है, इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं, वही लोग यहाँ पे होते हैं और वो पहले से जुगाड़ बना के रखते हैं कि हमारा यहाँ पे टेन्योर खत्म होते ही हम इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन जाएंगे। ये हालत है। बस ये मैडम सर, इतना ही कहना था मुझे। राहुल जी, आपके साथ कंप्लीटली सहमत हूँ। इनफैक्ट जस्टिस नागरत्न की एक वीडियो है जो बहुत वायरल हुई है, जिसमें एक लॉयर है, वो बोलता है वो इंस्पेक्शन मांगा था उसने, और जस्टिस कहती है कि तुम्हारे को क्या काम है, पहले बताओ, तुम ये ऐसे काम फालतू मैं भी मत उन्हीं करो। के सामने अपेयर हुआ था हाँ, सर, मैं भी उन्हीं के सामने अपेयर हुआ था 3 दिन अच्छा पहले। आप मैं भी उन्हीं के सामने अपेयर हुआ था एक मैटर में। उन्होंने कहा कि व्हाई यू नीड दिस इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा लॉर्डशिप, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू कि व्हाई आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, नहीं नहीं, एज पर आरटीआई इट शुड बी सप्लाइड। फंडामेंटल तो राइट, वो करें कि सॉरी आरटीआई सर, इज सॉरी सर। फंडामेंटल राइट, ये चीज ही नहीं समझ में आई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। उनको सर आरटीआई एक्ट आरटीआई आने का के अगर पहले, आप, आरटीआई एक्ट के सॉरी सर, पहले के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देखे और बाद के जजमेंट्स देखे तो ऐसे लगता है कि दो अलग अलग प्लानेट से आए हैं डिसीजंस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, And सहमत हूँ सर इससे। in addition to this, Section 6(2) of RTI Act clearly says that purpose of information cannot be asked from any corner. 6(2) में बट साफ दे आर साफ नॉट लिखा है। विलिंग टू लिसन यू सर, आशीष That is नारायण जी, दे आर different नॉट question. विलिंग टू लिसन। That is they are arrogant. They are arrogant and they are दे not आर eager to एवरीबडी listen my prayer. That is different thing, नहीं I sir. have checked the Captain same Captain before the division bench, but the thing is they are not no, able. I am They admitting are your not coming to point. listen you. That is the problem. Yeah, yes. I know this point. I am accepting your point. That is not the controversial point. लेकिन मेरा जो कहना है कि इसको हम लोग को ठीक करना होगा, खाली हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग का अगला पीढ़ी के लिए भी करना होगा। तो ठीक करने के लिए गांधी साहब जो बोल रहे हैं, जागरूकता, सिविल सोसाइटी को जागना पड़ेगा। मैं भी इसमें 100% सहमत हूं, लेकिन उसके लिए क्या कदम हम लोग उठा रहे हैं?
देखिए राहुल साहब, हम लोग का जो उम्र हो गया, हम लोग यार कुछ दिन का मेहमान है दुनिया में, तो जाते जाते कुछ तो हो, कुछ तो करके जाए, जो हमारा अगला पीढ़ी जो आ रहा है मेरा पीछे पीछे, या उसका पीछे नाती पोता का जो लोग आ रहे हैं, उसको थोड़ा सही जगह मिले, उसको वो लोग थोड़ा खुशहाल रह सके। अभी जो चल रहा है ये बंद हो जाए। कोर्ट से 100%, ये हम भी मानते हैं कोर्ट से 100% आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा आरटीआई एक्ट के लिए। इसका कारण हमको पता नहीं है कि क्या ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का क्या दुश्मनी है आरटीआई एक्ट से, हमको समझ में नहीं आता है। सबको तो हाँ आप जितने भी आरटीआई, जजमेंट देखेंगे आसिफ सर, आप जितने भी जजमेंट देखेंगे, शैलेश गांधी सर शायद इसमें एग्री करेंगे कि मोर देन 90% जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो आरटीआई एक्ट के अगेंस्ट में है। मोर देन 90% जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 100%। हाँ ये बात कहीं सही ना है, कहीं वो ये आरटीआई को हम भी देखा है। किस- देखिए ना, आपको ज्यादा ज्यादा ये जो मोस्ट रिनाउंड केस, आपका ये जो केस का बात हम बोल रहे थे, जिसमें ये किया है, क्या बोलता, वो जो क्या अभी चर्चा हो रहा था, जिसको एसएलपी को डिसमिस किया है। आदित्य बंदोपाध्याय। हाँ ना, आदित्य बंदोपाध्याय तो एक लफड़ा है, और एक तो अभी बात हो रहा था गिरीश एसएलपी देशपांडे। गिरीश देशपांडे, यस सर, राइट राइट। गिरीश गिरीश देशपांडे वाला आप देशपांडे बात कर। केस में मेरा जो यहाँ सवाल है, गिरीश देशपांडे का केस को सुना बिना एसएलपी को रिजेक्ट कर दिया, क्यों? वो नहीं अरे होता, भाई, वो ऐसे ही होता है। हाँ? सुप्रीम नहीं कोर्ट ऐसा का होना एक नहीं रवैया चाहिए। है। नहीं 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 नहीं, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें ये बोला है कि तुम्हारा बाकी हम नहीं सुनेंगे, हम तुमको देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। एसएलपी को रिजेक्ट का मतलब क्या? जो वकील साहब खड़े हुए हैं बात करने के, बोले नहीं तुम्हारा बात क्या है, आरटीआई नहीं सुनेंगे, जाओ एसएलपी रिजेक्ट। ये क्या है, ये विचार हो रहा है, जस्टिस हो रहा है क्या? तो मेरा यही सवाल है कि ये होना नहीं चाहिए। इसको बंद करने के लिए हम लोग को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। देखिए, आशीष प्रॉब्लम आशीष गिनाना, आशीष आशीष नारायण प्रॉब्लम जी, गिनाना बड़ी एक बात नहीं है, आशीष सॉल्यूशन नारायण ढूंढना जी, बड़ी बात है। शैलेश हाँ बोलिए। शैलेश हाँ शैलेश सर के लिए, हाँ शैलेश। हाँ हाँ सर। हाँ शैलेश हाँ सर, सर। आप कुछ बोलना चाह रहे देखिए आशीष जी, मेरा राय ये है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो कत्ल कर देंगे और ऐसा डिसीजन देंगे कि जिसको फिर सुलटाना कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर पब्लिक ओपिनियन बनाए बगैर हम गए, फंडामेंटल राइट क्या है ये समझाना पड़ेगा क्या? आरटीआई मेरा फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज को समझाना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने के लिए मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए। कल को पूछेंगे तुमको जीने का क्यों तुमको रीजन चाहिए, तुम बताओ तुमको क्यों जीने जरूरत है। ये कोई तरीका है? बट ये हो रहा है, खुले आम हो रहा है, और इसके चर्चा नहीं हो रही है आरटीआई वालों में। अगर आरटीआई वालों में चर्चा हो, कौन ये कर पाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, मेरी तो अभी उम्र ढलती है। बट कोई यंगर लोग जो भले थोड़े सफेद बाल हों, बट वो इसको अगर ले ले हाथ में और देश भर में इसकी चर्चा कराए, ऐसे ही वेबिनार्स पे चाहे चर्चा कराए, तब मीडिया इसका ध्यान देगा, कोई ध्यान देगा। आरटीआई वालों को ब्लैकलिस्ट पे मिसयूजर्स, ब्लैक मेलर्स कहा जा रहा है खुलेआम। और ये शुरू हुआ आदित्य बंदोपाध्याय की केस से। पैरा 37 आज पूरे देश में कोर्ट हो रहा है, कोर्ट्स में वगैरह कुछ भी बात करो, पैरा 37 आदित्य बंदोपाध्याय का देखो। आरटीआई शुड नॉट बी अलाउड टू डैमेज द पीस, हार्मनी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसा स्टेटमेंट क्रिटिसाइज होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट तभी सुनेगी जब कुछ पब्लिक ओपिनियन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये ऐसे ही गए तो कत्ल हो जाएंगे। गिरीश सर अभी तो देशपांडे, ये स्टेट ऑफ, ये सॉरी सर। Girish Deshpande is a judgment that has no legal sanctity, but it has become the gold standard for Supreme Court. आधा डजन केसेस में उन्होंने कोर्ट किया है, अभी उसको आप सुलटाना विदाउट पब्लिक ओपिनियन आप नहीं सुलटा सकते हो। यस सर। ये तो एक समस्या है, हो गया है। ठीक है। और अब इसमें कौन अपनी बात रखना चाह रहे हैं? पीआर मोहम्मद जी, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं। पीआर मोहम्मद हैं हिमाचल प्रदेश से। पीआर मोहम्मद जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, बताइए। सर हमारे तो हिमाचल प्रदेश में आरटीआई का तो जनाधार ही खत्म होता जा रहा है। वैसे तो
हमें बड़ा खेद लगता है। मैं एक अपने पंजीकृत संस्था का एक प्रदेश वित्त सचिव हूँ, हिमाचल हिमाचल प्रदेश का। मुझे बड़ा खेद लगता है कि कोई भी जन सूचना अधिकारी या कोई उच्च अधिकारी या शासन या प्रशासन जिला स्तर का या कोई प्रदेश स्तर का हो, आरटीआई कानून के पक्ष में कोई बात करके राजी नहीं है। इस कानून को कुचलने की ही बात की जा रही है। हमने एक आरटीआई के माध्यम से 2008 से लेकर के आज तक जो रिकॉर्ड पकड़ा है हमने, हम आपको दिखा सकते हैं। ये सारा भ्रष्टाचार से संबंधित है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये सारा रिकॉर्ड जो है आरटीआई से ही रिलेटेड रिकॉर्ड है सर। हमने ले रखा है और ये कार्यालय भी खोल रखा है। मैं छोटा मोटा जॉब भी करता हूँ विभाग में, अपने स्वास्थ्य विभाग में जॉब करता था, वहां से भी रिटायरमेंट लिया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश हमें बड़ा अच्छा लगा था कि जब ये कानून उतरा था, हमें लगा था कि देश और जनहित में होगा, देश का कुछ भला होगा इस कानून से। देश में जो भ्रष्टाचार हमारी 101% की लाइन जो क्रॉस कर चुका है भ्रष्टाचार की, उसमें हमें राहत मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे इसका कार्यकाल बढ़ता गया, वैसे वैसे इसको कुचलने का काम सरकार द्वारा किया जाता रहा। सरकार कोई भी हो, एनी अदर सरकार का हम क्या नाम लेंगे, पर सरकार को ये रास नहीं आ रहा है। बना तो दिया, लागू तो कर दिया, आम जनता के ऊपर लागू कर दिया। तो मेरे तो ख्याल में जो जन सूचना कार्यकर्ता है उनको इस कानून को लागू करके सरकार द्वारा जो अग्नि के आगोश में झोंका जा रहा है, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है। दोषियों का बचाव हो रहा है, लगातार निरंतर दोषियों का बचाव हो रहा है। कोर्ट में जाने के लिए, पीआई दाखिल करने के लिए ये तो पैसा चाहिए, और गरीब आदमी तो इस काम को टच ही नहीं कर सकता है। इसमें साम दाम दंड भेद की सारी नीतियां होती हैं और ये इसमें पैसा भी लगता है। अब हमने इतना लाखों रुपया लगाया, 15-20 लाख रुपया लगा करके कुछ लोगों को सजाएं भी दिलाई हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट में भी पहुंचाए हैं, कुछ अभी चला हुआ प्रोसेस चला हुआ, कुछ मारने की धमकियां मिलती हैं। चलो वो तो देते रहते हैं लोग, जब अच्छा काम करना तो अच्छा काम करने वालों को जान से मारने की या बुरी बातें सुनने की कोई नई बात नहीं है, पुरानी हमारी परंपरा है हमारे देश की। तो आज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को आगाह कर दिया जाए कि ये जो सिस्टम, इस पूजनीय कानून को जो मारने के कगार पर हमारे कमीशन सर वो भ्रष्टाचारियों की प्रमाण तथ्य भी देते हैं हम कि भाई ये प्रमाण है, विधान जो कानून में प्रावधान है उसके आधार पर इनको दंडित करो। सेक्शन 20 बोलती है, 20A बोलती है, 20 बोलती है, 18 में बोर्ड बैठाओ, तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, बोलते हैं आप लिखो। लेकिन जब प्रावधान है कि प्रमाण है कि भाई उसमें लिखा कि भाई गलत सूचनाएं मिल रही है, भ्रमित करने वाली सूचनाएं मिल रही है, या सूचना नहीं दी जा रही है, जानबूझकर सूचना को छुपाया जा रहा है, तो उनको जो है दंडित किया जाए। तो वो दंडित कहाँ करते हैं, वो उनका ही बचाव करते हैं सर। ऐसी हमारी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं हिमाचल प्रदेश में। तो बताएं क्या किया जाए जी। मुझे वैसे अपने शैलेश गांधी जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा, मैं इनका बड़ा फैन हूँ पहले से, बड़ा अच्छा काम करते थे पहले। लेकिन इस बारे में ये जो हमारी जो समस्या है, बड़ी 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 समस्या है हिमाचल प्रदेश में, जो हमें बड़ा प्रताड़ित कर रही है। अब ना हम तो घर के हैं ना घाट के, हमारा आधा सफर इस आरटीए सफर में निकल गया और बड़ा धन लगा दिया इसके ऊपर, हमने खर्च कर दिया। अब बाल बच्चे भी तंग हैं, परिवार भी तंग है कि यार ये कौन सी न्याय की लड़ाई है, कहाँ न्याय है, कौन न्याय दिलाएगा आपको। कानून को तो राजनीतियों के मोहताज ही काम करना है ना जी। आज कौन सा अधिकारी है जो कानून की बात सुनकर काम करता है या कानून के अंतर्गत न्याय होता है। यहाँ जुडिशली भी काम नहीं करती, वहां भी डिले होता है। जो काम 15 दिन में होना है वो 15 साल लग जाते हैं जी। तो आज की समस्या हमारी ये है कि कमीशन जो है अगर निरंतर जो दंड लगाए जन सूचना अधिकारियों या प्रथम अपीलीय अधिकारियों के ऊपर दंड लगाना शुरू करेगा, तब ही ये कंट्रोल हो पाएगा, अन्यथा ये सारा ही खत्म होने जा रहा है सर। ये रिक्वेस्ट है सर मेरी। जी शैलेश, इनकी पीआर मोहम्मद जी की समस्या का क्या निराकरण है? जब तक सिविल सोसाइटी जागरूक नहीं होती है, मैं सजेस्ट यही करूंगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है कि अगर हम इस कमिश्नर्स को मॉनिटर करें, कब आते हैं कब जाते हैं, कितने डिसीजन देते हैं, कितने डिस्पोजल करते हैं, ये सब चीज पारदर्शी तरह से हम नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। कितने पेनल्टीज लगाए, एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। जब मैं कमीशन में था, 2006 से कमीशन शुरू हुआ, 2005 से अक्टूबर से, और 2012 जुलाई में मैं रिटायर हुआ, तब तक टोटल पेनल्टीज कमीशन
CIC ने लगाई थी 1250, जिसमें से 520 पेनल्टी सिर्फ मैंने अकेले लगाई थी। एवरेज 6 से 8 कमिश्नर्स होते थे उस टाइम CIC में। तो ये बात सही है कि पेनल्टीज का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। अगर इनफ इस्तेमाल हुआ तो लोग डरते हैं, लोग PIOs घबराते थे मेरे पास हियरिंग में आने के लिए। वो डर तो कम से कम रहना चाहिए लोगों को उसके, मगर मॉनिटर करके अगर आप पब्लिसाइज कर सके कि भाई कमिश्नर्स कितना कम डिस्पोज कर रहे हैं, कितने टाइम देते हैं, कितने खराब डिसीजन देते हैं, तो आई थिंक पब्लिक ओपिनियन बनाए अगर मीडिया के थ्रू, तो शायद कुछ इसमें निकलेगा। नहीं तो ये बहुत मुश्किल है, नहीं तो ये सर मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पब्लिक को साथ में जोड़ना काफी नामुमकिन काम है। पब्लिक साथ में नहीं जुड़ सकती है। हमने प्रयास किए, इतने प्रयास किए हमने सरकार हिमाचल प्रदेश से परमिशन लेकर के बड़े बड़े संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में और ऐसी संस्थाओं में जाकर के बच्चों को जागरूक करने का एक वर्कशॉप, जो सरकार को काम करना था वो हमने काम किया, बच्चों को जागरूक करने का काम किया कि ये एक एक्ट ऐसा एक्ट है जो हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन भ्रष्टाचारी लोग जो हैं, कुछ जिन लोगों को हम कुछ चंद लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन लोगों को ही खरीद लेते हैं और उनको साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं, और फिर हमें ही हमारे काम में बाधा पड़ रही है, वहां ऐसा हो रहा है और हमें ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सर ये प्रॉब्लम है। नहीं, ये बात सही है। RTI का कानून जब आया तो जबरदस्त प्रॉमिस था कि लोकशाही का ये बहुत बड़ा साधन बन जाएगा, जनता को एम्पावरमेंट, सिटीजन को मान सम्मान मिलने का बहुत बड़ा साधन हो जाएगा, मगर वो हुआ नहीं। 5-6 साल तक उसकी कुछ असर रही, 5-6 साल के बाद असर कम होती गई, क्योंकि कोर्ट्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन सब लोग मिल गए कि भाई इसको तो RTI को तो खत्म करना है। और अगर हम कुछ नहीं कर पाए, उम्मीद यही है, खेद तो ये है मुझे, दिल्ली सरकार में मैंने लोगों से पूछा है दिल्ली में इस सूचना के अधिकार का कैसा रिस्पॉन्स है, वो कहते हैं बाकी राज्यों जैसा ही है। अरविंद केजरीवाल जो मेरे मित्र थे एक टाइम, सूचना के अधिकार से ऊपर आए, जी सर, चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने भी सूचना के अधिकार के लिए कुछ नहीं किया। तो मैंने एक चीज देखा है कि सब लोग पारदर्शिता दूसरे में चाहते हैं, खुद नहीं पारदर्शी होना चाहते। और ये RTI यूजर्स में भी मैंने देखा है। RTI के बहुत नामी एक्टिविस्ट है इंडिया में, उनका नाम नहीं लूंगा, जब मैं कमिश्नर था तो किसी ने मांगा था कि उनकी अपील्स का हमें कॉपी चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं, थर्ड पार्टी पूछा तो बोले नहीं नहीं देना है। मैंने कहा ये तो देना पड़ेगा आपको। तो RTI वालों को भी मैंने सब जगह कहा है कि भाई RTI एप्लीकेशंस और रिस्पॉन्सेस वेबसाइट पे होने चाहिए, मगर RTI यूजर्स ही अपोज करते हैं, बोलते नहीं ऐसा क्यों, हमारा ट्रांसपेरेंसी क्यों होना चाहिए। अरे भाई, जब आप RTI एक्ट देख के तय करोगे तो ये नतीजे पे आओगे कि ट्रांसपेरेंसी सब जगह होनी चाहिए, हमें भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मेरा एक अनुभव है, मैंने अपने RTI सफर में देखा, RTI जो हमारे देश में धन का दुरुपयोग होना, जो लूट मची हुई है, इसकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है सरकार द्वारा या अधिकारियों द्वारा। सरकार का जो प्रशासन है उसके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है कि लूट कैसे मचाई जाएगी। हमारे देश को जो 95% लूटा है पंचायती राज विभाग, रेवेन्यू विभाग जो है, फॉरेस्ट विभाग जो है, ऐसे कुछ चंद विभाग है जिन विभागों ने हमारे देश को कंगाली पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम नहीं चाहते कि हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को कोई ऐसा मुंह देखना पड़े कि किसी गुलामी जैसी स्थिति का मुंह देखना पड़े, या भूखमरी जैसा या भीख मांगने जैसा की स्थिति का मुंह देखना पड़े। तो वो स्थिति आज देखने को, जो हम निरंतर RTI के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे नजरिए से कल जो है, कल के लिए ये स्थिति हमारी आगे खड़ी होने वाली है। क्योंकि आज जो है देश किसी, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अभी हाल ही में कर्मचारियों को पेंशन हुआ पे तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने कुछ टाइम तक विड्रॉल किया और एक बड़ा अभियान हुआ कर्मचारियों का कि भी हमें पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसके कारण है भ्रष्टाचार, इसके कारण है जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जो सरकार भ्रष्टाचार करवा रही है,
जो जिनके ऊपर लगाम नहीं लगा रही है सरकार को, जानबूझकर पता है सरकार को, शासन प्रशासन को पता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना बड़ा महा भ्रष्टाचार हो रहा है। विदेश की खाई को सारे रोते हैं, स्वदेश की खाई को कोई नहीं रो रहा है कि स्वदेश में जो खाई भरी जा रही है उसका क्या हो रहा है। नोटबंदी के टाइम में भी हमारे टॉयलेट में कोई कहाँ वो खजाने भरे हुए थे, टॉयलेट जैसे खजाने, और जो भूख मांगने था वो ढूंढने लेकर के बेचारा अभी भी हाथ लेकर आगे बढ़ा हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने एक माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे चंबा में आए थे 13 अक्टूबर 2022 को, चंबा का दौरा था उनका, मेरे डिस्ट्रिक्ट का दौरा था, तो हम भी उस दौरे में गए थे। तो उस दौरे का मैंने आरटीआई के माध्यम से ब्यौरा मांगा था, कितना खर्चा आया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 करोड़ रुपया एक 3 घंटे की ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का 7 करोड़ रुपया, और 70 लाख रुपए की 3 घंटे के लिए स्टेज बनी, 1 करोड़ रुपए की स्टेज बनी। जो वहां पर जो सिस्टम जो किराया पर लिया गया, अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा उसको सपोज करो ऐसे ले लेता तो परमानेंट के लिए हमारी प्रॉपर्टी बन जाती, लेकिन उसमें कमीशन सबने बांट बूंट कर खा लिया। और जब वो हमने मांगा तो उसमें जिस 1400 14,500 रुपया पर प्लेट पर डाइट के हिसाब से 55 आदमी को खाना खिलाया गया, और कौन सी 14,500 की डाइट थी। और 19 और जिस देश का 19 लाख आदमी रात को भूखा सोता है, उस देश का प्रधानमंत्री 1900 रुपए की प्लेट परोस कर जाए, तो ये हमें बड़ी शर्म लगती है, हमें बड़ा चंपा सर। हम ये सोच नहीं सकते कि जिस देश में 19 लाख आदमी रात को भूखे सोते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री जो 14,500 रुपए की रोटी एक प्लेट रोटी की खाकर जाए, तो हमें बड़ी शर्म लगती है। और किस देश का क्या होगा। और विदाउट जीएसटी के बिल सारे वो जो मैंने बिल लिए हैं, तो जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीएसटी लागू हुआ, और उसके ही दौरे पर जो है विदाउट जीएसटी के लाखों रुपए के बिल जो हैं वो विदाउट जीएसटी के पेड हुए हैं। तो ये मांगो तो धक्के खाओ, मांगेंगे तो बंदूक की नोक पर रहेंगे, मांगेंगे तो मौत के मुंह पर जाएंगे, मांगे तो परिवार से बिछड़ेंगे, शासन प्रशासन से बिछड़ेंगे, आपका विकास नहीं होगा। 2 साल पहले रिटायरमेंट लेनी पड़ी सर, हम प्रताड़ित हुए, हम इसके आशिक थे, इस कानून के, सूचना का अधिकार अधिनियम के आशिक थे, और काफी आशिक था मैं। हमारे ऐसे ही हमारे 2013 तक बहुत अच्छा चला, जब तक हमारे भीमसेन कमीशन थे हिमाचल प्रदेश में, वो माननीय थे, वो अपने टाइम में अच्छे निर्णय लेते थे, अच्छे निर्णय पारित करते थे, वो किसी को नहीं बख्शते थे। और हमारे ही कार्यकाल में उन्होंने दर्जनों लोगों को दंड किया, और जो सेक्शन 20 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको विभागों को लिख करके उनको डिमोट किया, उनको प्रमोशन के बजाय डिमोशन दिलाई गई। वो ऐसे ऐसे अधिकारी थे। अब तक ना कोई अधिकारी बचा, अधिकारी बोलते कोई बात नहीं देख लेंगे, ना कोई क्या दंड लगाना है। तो दंड लगाना एक अधिकारी का काम है, भ्रष्टाचार पकड़ना हमारा काम है, पकड़ कर देना शासन और प्रशासन का काम है। हमारे पास वो शक्तियां नहीं है कि हम किसी को दंड लगाएं सर, लेकिन ना लगाएं तो फिर भी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, आशीर्वाद मिलता जा रहा है। बिल्कुल सही बात आपने कही है पीआर मोहम्मद साहब, आपका अनुभव हाँ बहुत जी। महत्वपूर्ण है। और आपने अपना नौकरी क्यों छोड़ दिया, रिटायरमेंट क्यों ले लिया? नहीं, रिटायरमेंट तो सर मेरे को इसी मामले में प्रताड़ित करते थे मेरा डिपार्टमेंट, कि भाई जो से हम मैं आरटीआई आरटीआई क्यों लगाने का लगाते मैं हो? आदी था। आप तो हाँ जी। आरटीआई क्यों लगाते हो, है ना, इस और तरह से? हाँ, आरटीआई लगाने का था, फिर टॉर्चर करते थे कई बार कि भाई आपने यहाँ आरटीआई मैं अपने डिपार्टमेंट पर भी लगाता था। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर पर्सन हूँ। मैंने अपने डिपार्टमेंट में भी जो आरकेएस रोगी कल्याण समिति का जो फंड आता था, उसका नेसेसरी खर्चा होता था, उसमें भी लाखों रुपए की रिकवरी करवाई मैंने, जो किसी को घर के दे देना। जब रोगी कल्याण समिति है तो मोहम्मद साहब गड़बड़ आप यही किए हैं, तालाब में जी रहते सर। हुए मगरमच्छ से लड़ना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, नहीं लड़े हैं सर हम। नहीं नहीं, गलत किए हैं। आपको अगर अपना डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाना चाहिए था तो कोई बंधु भाई बंधु से करवाना चाहिए था। सब जगह खुद नहीं को सर, दम हम पे लड़े आगे नहीं हैं जाना हम। चाहिए। नहीं, गल नहीं आपका लड़े हिसाब हैं, गलत फिर भी हुआ हमने है। नहीं नहीं, गरे हाँ है वो अलग बात है, वो हाँ अलग हाँ बात है, लेकिन हाँ जी हाँ जी। कुछ कुछ जगह कुछ कुछ टेक्निक अपनाना पड़ता है। आप जहां सर मैं रहिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, मेरी बात सुनिएगा। हाँ, बोलिए। बंदूक, एक सेनानी और एक आरटीआई कार्यकर्ता में कोई डिफरेंट नहीं है। एक सेनानी जो बॉर्डर पर जो है आतंकवादियों से लड़ रहा है, और एक आरटीआई कार्यकर्ता जो है आतंकवादियों से लड़ रहा है, आतंकवादियों से। और एक हमारा सेनानी जो आतंकवादियों से लड़ रहा है। अगर वो अपनी बंदूक को नीचे करेगा कि बड़ा महारथी आगे से आया, या मेरा दोस्त मित्र आ गया है, उस पर मैं अपने देश में आने से रोकूंगा या उस पर प्रहार नहीं करूंगा, तब तो हम गुलाम हो जाएंगे। अगर मैं एक समाज सेवी कार्यकर्ता होने के नाते
उस भ्रष्टाचार में, अपने देश में, अपने विभाग में भ्रष्टाचार को नजर होते हुए देख करके चुप रहता, तो मेरे से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता सर। लेकिन उस पर सुनिए सुनिए, आरटीआई हाँ लगाने आपका के लिए बात किसी समझ गया, आपका बात समझ गया है। लड़ने का बहुत सा जी तरीका होता है। कभी कभी बंदूक लेके सामने भिड़ हाँ जाना चाहिए, कभी कभी छुप के मारना चाहिए। तो छुप के मरना भी हाँ एक जी, तरीका होता है, आप जो बता रहे वो हैं ना। छुप के मारने उसमें वाले है वो ही कोई नहीं सर हमारे पास, ले ऐसी सेना हमारे है पास नहीं, है ही जुगाड़ नहीं। करना होता है। सुनिए, मैं बंगाल में रहता हूँ, मैं जी जी बंगाल सर। में रहता हूँ, मैं जी जी छत्तीसगढ़ सर। में आरटीआई लगाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं छत्तीसगढ़ में लगाते। जिंदगी, हम छत्तीसगढ़ में जिंदगी में कभी नहीं किया। हाँ जी हाँ जी, मैंने छत्तीसगढ़ में सर। आज तक मैं जिंदगी में कभी नहीं किया। तो हम यहाँ बैठ के लगाता हूँ। मेरा हाँ इलाका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो जी मेरा सर। एक दोस्त महाराष्ट्र से आरटीआई लगाता है। जी सर। जी तो सर। मैं क्यों नहीं लगाता हूँ? क्या के लिए? मैं जिसका अगेंस्ट में आरटीआई लगाऊंगा, लगा रहा हूँ ना, हाँ वो जी मेरा हाँ जी। जान पहचान है, लेकिन वो चोर हाँ है। लेकिन हम हाँ अगर उसको चोर बोलेंगे तो हाँ आमने सामने झमेला हो जाएगा कि मोहल्ला में रहता हूँ। तो हाँ हाँ हाँ। एक काम कर, तू लगा दे आरटीआई, हम सब कुछ रेडी करके देंगे। तू खाली तेरा एड्रेस से भेज देना, बस यही बात हाँ। है। ये टेक्निक है, ये अपनाना पड़ता है। सब नहीं जगह सर, कूद आपका जाके लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये आपका सुनिए। कहना बिल्कुल ठीक, आपका कहना बिल्कुल चलिए ठीक है। चलिए साम दाम चलिए, दंड ठीक भेद है की आशीष नीति आशीष अपनानी हाँ चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आशीष नारायण जी का अपना विचार है, आपका अपना विचार है। आरटीआई आप लगा रहे हैं क्योंकि आपका संवैधानिक अधिकार है, आप उसको उपयोग कर रहे हैं। और जी सर। उसमें ये बाध्यता, मतलब पाबंदी नहीं है कि व्यक्ति यदि उस विभाग से है तो उससे उसी विभाग में काम कर रहा है तो आरटीआई नहीं लगाएगा, लगा सकता है। स्ट्रेटजिक तौर पर आशीष नारायण जी का जो कहना है वो अपने स्थान पर सही है, ठीक है, जी पॉलिसी सर। के तौर पर। और आपने सीधे लड़ाई ली, वो भी अपने स्थान पे सही है। आप में हिम्मत है तो आप ले, अच्छी बात है, अपने कानून और अधिकार के लिए ले रहे हो। अभी सर हाल ही में मैं अब इस आगे। इस वर्ष में हाँ जी। 2023-24 में मैंने दोनों दो हाँ प्रधानों को बोलिए। निलंबित किया आरटीआई के माध्यम से, और जी। मेरे से रंजिश रख रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो जो आपने करना कर लो। मैंने वो भ्रष्टाचार मैं पकड़ा, ठीक है, दोनों को शॉर्ट टर्म में निलंबित कर दिया, दोनों प्रधानों को। हाँ जी सर। बहुत अच्छा काम किया है लड़ाई तो आपने। लड़ते बने प्रशासन। हाँ जी, हाँ, प्रशासन लड़ाई का जारी बड़ा रखिए, तो लड़ाई जारी के ऊपर ज्यादातर रखिए, रखी हुई लड़ाई बात है नहीं सर। बंद होना चाहिए। तो ज्यादातर आप पीआर मोहम्मद जी, आप ज्यादातर ग्राम पंचायतों से संबंधित लड़ाई लड़ रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था। नहीं नहीं सर, मैं ग्राम पंचायत तो नहीं, मैं सर फॉरेस्ट प्लस रेवेन्यू प्लस ग्राम पंचायत प्लस पुलिस, ये हम्म। डिपार्टमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। पुलिस, रेवेन्यू, फॉरेस्ट प्लस ग्राम पंचायत, ये हमारी क्योंकि लड़ाई है। पुलिस से भी ज्यादा लड़ाई है हमारी सर। हिमाचल प्रदेश में आपके चंबा में कि वशिष्ठ, उत्तम चंद वशिष्ठ जी भी हैं, आप ही लोगों की टीम से हैं, आप उसी टीम से हो, उत्तम चंद हाँ, वशिष्ठ। मेरा चेला है सर, मेरा मेरा बच्चा ही चेला ही है मेरा, मेरा शिष्य है वो अच्छा जी। अच्छा अच्छा, आप ही के अंडर में वो हाँ, काम कर उत्तम रहे चंद हैं। विशिष्ट मेरा शिष्य है जी। जी जी। तो पुलिस हाँ, मेरे विभाग अंडर की काम तो। करता है सर वो, मैंने उसको हाँ बीडीसी बनाया हुआ आजकल। नहीं, सही है। तो हाँ और जी। क्या आप लोगों का पुलिस विभाग से संबंधित क्या बड़े काम किए आपने अपने क्षेत्र में? पुलिस विभाग से संबंधित सर, जैसे पुलिस विभाग चालान काटती है किसी लोगों को, जैसे जैसे नशे वाली चीजें पकड़ती है, तो हमने ये पूछा पुलिस विभाग से, मैंने आरटीआई के माध्यम से पूछा कि 2007 के बाद एसआईयू का गठन हुआ कि नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए छोटी छोटी कमेटियों का पुलिस विभाग द्वारा गठन किया गया। उससे पहले कितने नशाखोर थे हमारे हिमाचल प्रदेश में, और जब ये कमेटियों का गठन हुआ उसके बाद कितने नशाखोर हुए, तो उसके बाद बढ़ोतरी हुई, ना कि कम हुए। पहला इंसान जब इन कमेटियों, एसआईयू को गठन नहीं था, तब उससे पहले खाकी वर्दी से आम लोग डरते थे। आज जो है भ्रष्टाचार लोग पुलिस से हाथ मिलाना क्यों मिलाते हैं जी? जबकि पुलिस की वर्दी से डर लगना चाहिए ना जी भ्रष्टाचारियों को, तो पुलिस से क्यों हाथ मिलाते हैं जी? तो कई किस्म की लड़ाइयां हमारी है, जैसे कुछ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज होती है, लेते हैं ये लोग, लेते हैं पर शो नहीं करते हैं, लेते हैं लगाते हैं पर वो शो नहीं होते हैं जी। तो कई किस्म की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, इसमें भी हम मुर्जुमों की, बेचारों के कई गरीब पकड़े जाते हैं, उनकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं हम, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं पकड़ते नहीं, हैं। बहुत तो लड़ रहे हैं सर, क्या बहुत करना, अच्छा है। निरंतर लड़ाई। आप इसको जारी रखिए और अपनी टीम के साथ में कार्यक्रम में आप जुड़ते रहिए। पहला ही आपका पहला मीटिंग में पार्टिसिपेशन है आज, हमें लगता है। जी सर। जी सर। नहीं, हाँ पहले भी जब चलिए। सर जी करते थे, गांधी सर करते थे, तब भी मैं करता था जी ये सर। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आप पहली बार आज जुड़े हैं। हाँ जी जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, इसी ये तरह से आप कार्यक्रम में जुड़ते रहिए। उत्तम वशिष्ठ ने भेजा भी मेरे को ना, लिंक भेजा था, तो तब मैंने इस करके, गुलेरिया जी, नहीं मैं सही है। हिमाचल। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ, गुलेरिया जी और उत्तम वशिष्ठ जी वो सब जुड़ते रहते हैं इस कार्यक्रम में। जी सर। जी सर। ठीक है। आप
अब कार्यक्रम में आगे बढ़े और शैलेश सर 12:30 पे जाने वाले थे, तो शैलेश सर को हम यहाँ पर विदाई देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण थैंक यू समय सर, दिया है। नमस्कार नमस्कार सर। सभी सभी को, नमस्कार प्रणाम सभी को जी। हाँ, शैलेश सर ही सिर्फ लीव करेंगे, अभी हम लोग आधे घंटे कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाएंगे। और हमारे बीच में अभी वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब हैं, वो कार्यक्रम में अपने आप लोगों की समस्याओं का समाधान जो है वो करेंगे। तो आपके प्रश्न यदि हैं तो अब आप अपने आरटीआई से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं, और वीरेंद्र साहब हमारे कार्यक्रम में हैं, वो आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। आप लोग हैंड रेज करके अपनी बात। हंसराम यादव जी, बनेठी कोटपुतली से। कोटपुतली एक बड़ी फेमस जगह है राजस्थान की। तो हंसराम यादव जी, क्या कुछ नया चल रहा है आपके यहाँ? आप लोग बहुत एफआईआर वगैरह करवाते हैं, तो कुछ एफआईआर में आरटीआई में जानकारी ना मिलने या गलत जानकारी मिलने या उनके उल्लंघन पर जो आप लोगों ने एफआईआर करवाई थी, उनमें से किसी पर क्या कुछ निराकरण कोर्ट से हुआ है? क्या स्थिति है आपके भी? क्या कुछ ऐसे मामले हैं, बताइए। जी, पहले तो सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मुझे इस जी प्रसिद्ध नमस्कार। विचार ने बोलने का मुझे अवसर दिया।